Hello everyone, this is Nitasha Chaturvedi and welcome to all on our YouTube channel that is Easy Learning 247। और एज यू नो मैं KVS PGT कंप्यूटर साइंस की क्लासेस ले रही हूँ और आज हम लोग डेटाबेस कंप्लीट करेंगे। लास्ट क्लास में भी मैंने डेटाबेस ही कराया था, डेट इज DBMS, और आज हम पूरा डेटाबेस एक ही वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। इसमें SQL नहीं है इंक्लूड, SQL मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। आफ्टर दैट DBMS प्लस SQL के 100+ MCQs दूंगी। तो आज की क्लास में डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पूरा फिनिश होने वाला है, लेकिन इसमें SQL शामिल नहीं है। SQL की एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जिसमें कि MySQL जो कि आपके सिलेबस में दिया हुआ है एज पर द KVS सिलेबस, उसमें कंप्लीट होगा। सो विदाउट टाइम वेस्ट करें हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए लास्ट क्लास में कहां तक हो गया था हमारा 4 स्टेजेस ऑफ डेटा प्रोसेसिंग साइकिल। जिन लोगों ने लास्ट वीडियो नहीं देखी है, आई रिक्वेस्ट आप लोग वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग लास्ट वीडियो देख सकते हैं। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने करा था स्टेजेस ऑफ डेटा प्रोसेसिंग साइकिल और यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया है। आज हम देखते हैं कुछ छोटे छोटे टर्म्स है इंपॉर्टेंट डेटाबेस के रिगार्डिंग, वो देखेंगे। उसके बाद जो कीज है हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वो देखेंगे। सो क्या है, फर्स्टली फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। क्या है फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। अ डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा इंफॉर्मेशन दैट इज ऑर्गेनाइज्ड सो दैट इट कैन बी इजीली एक्सेस, मैनेज एंड अपडेट। भाई डेटाबेस को हम इजीली मैनेज कर सकते हैं, अपडेट। तीन ही चीजें होती हैं कि हम लोगों को एडिशन करना है। जैसे कोई भी एक टेबल है उसमें से या तो मुझे उसमें कुछ ऐड करना है या मुझे कोई सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे कि आपकी क्लास के अंदर आपने किसी अपनी क्लास का स्टूडेंट्स का एक रिकॉर्ड का एक डेटाबेस मेंटेन किया जिसमें स्टूडेंट का नेम है, स्टूडेंट की आईडी है, स्टूडेंट की क्लास है, स्टूडेंट का रोल नंबर है। अब क्या होगा कि फॉर एग्जांपल आपकी क्लास में कोई न्यू स्टूडेंट आया है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन को ऐड करेंगे। कोई स्टूडेंट क्लास छोड़ के गया है तो उसको रिमूव करेंगे और उसको मैनेज करेंगे। अपडेट यानी अपडेट करना, एक्सेस करना, मैनेज करना, ये सारा काम जो होता है वो डेटाबेस के अंदर हम करते हैं। बेसिकली जो डेटाबेस होता है वहां पर डेटा हम लोग रोज और कॉलम और टेबल्स में हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं। जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया था कि जैसे आप लोगों के पास बहुत सारी बुक्स हैं, आपने एक अलमीरा में कहीं भी बिल्कुल अनस्ट्रक्चर फॉर्म में अरेंज करी हुई है। अब आपको किसी पर्टिकुलर बुक की नीड है तो क्या वो आप बुक टाइम पर ढूंढ पाएंगे? नहीं ढूंढ पाएंगे। सिमिलरली अगर आप स्ट्रक्चर फॉर्म में एक लाइन में अपनी रोज कॉलम में कि जो ज्यादा पढ़ने वाली बुक है उन्हें आगे, जो कम पढ़ने वाली बुक है उन्हें पीछे, इस तरीके से एक ऑर्गेनाइज वे में एक स्ट्रक्चर फॉर्म में आप उसको अगर रखेंगे, बुक्स को अरेंज करेंगे, तो आप इजीली उनको कैरी कर सकते हैं। इजीली आप उनको जब आपको जरूरत है तब आप उनको पढ़ सकते हैं। सिमिलरली जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है उसकी जो नीड है वो इसी वजह से है कि हम डेटा को ऑर्गेनाइज वे में अरेंज कर सके। जैसे कि आपके कंप्यूटर में बहुत सारी फाइल्स हैं, किसी को सॉन्ग सुनना पसंद है तो उन्होंने सारे जितने भी सॉन्ग से पर्टिकुलर एक कहीं भी रख रखे हैं अपने कंप्यूटर में। कोई ड्राइव C में है, कोई ड्राइव D में है, कोई ड्राइव E में है, कोई म्यूजिक में है, मतलब वो जगह जगह फैले हुए हैं। अब आपका कोई सॉन्ग सुनने का मन है तो आप क्या उन्हें इजीली देख पाएंगे, इजीली वो सॉन्ग टाइम पर सुन पाएंगे? नहीं, इट कांट बी पॉसिबल, क्योंकि वो एक अनस्ट्रक्चर फॉर्म में आपके कंप्यूटर में स्टोर है। आपके पास है लेकिन आप टाइम पर वो चीजें रिवोक नहीं कर पा रहे, वो इंस्टॉल नहीं कर पा रहे, वो देख नहीं पा रहे हैं, तो उस वजह से क्या है, हमारा डेटा इधर उधर बिखरा हुआ है। लेकिन अगर यही आप उसे एक पर्टिकुलर एक फोल्डर बना के, एक जैसे न्यू सॉन्ग्स का एक फोल्डर बना लिया, ओल्ड सॉन्ग्स का एक फोल्डर बना लिया, तो आप टाइम पर चीजों को स्ट्रक्चर फॉर्म में जब आपकी चीजें होंगी तो आप टाइम पर उन चीजों को ले पाएंगे, टाइम पर यूज कर पाएंगे। तो इस वजह से हमें डेटाबेस की जरूरत पड़ी। सिमिलरली कंप्यूटर में अब देखिए बेसिकली क्या होता है, देखो यहां पे व्हाई वी नीड डेटाबेस। कुल मिला के बात यह आती है कि हमें डेटाबेस की जरूरत क्यों पड़ी, टू मैनेज लार्ज चंक्स ऑफ डेटा। हमारे पास इतना अमाउंट ऑफ लार्ज चंक्स ऑफ डेटा होता है जो हम थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड रखता है। अब उनको सिंपली मैनेज करने में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। लार्ज नंबर ऑफ जब डेटा है हमारे पास तो उनको एक प्रॉब्लम, यही एक मेन प्रॉब्लम है कि हम उनको किस तरीके से मैनेज करें। मैनेजिंग की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारे पास डेटा बहुत सारा है लेकिन कैसे मैनेज करें। एग्जांपल के तौर पर जैसे आप फेसबुक चलाते हैं तो फेसबुक के पास भी एक अपना एक डेटाबेस है। अब फेसबुक के पास मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ अकाउंट्स हैं, वो आप सबका डेटा अपने पास स्टोर कर रहा है और मैनेज कर रहा है। तो
क्योंकि वो एक स्ट्रक्चर फॉर्म में आप सभी के डेटा को मैनेज कर पा रहे हैं। इसीलिए आप, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने अभी फेसबुक को ओपन करा, अपना पासवर्ड डाला, तो मैं अपनी चीजों को देख पाऊंगी कि कहाँ मैंने कोई पोस्ट डाली थी, कहाँ मैंने कोई वीडियो अपलोड की थी, कोई चीज मैंने डाउनलोड करी थी, सारी चीजें मैं एक स्ट्रक्चर फॉर्म में देख पाऊंगी, क्योंकि फेसबुक ने अपना जो डेटाबेस है वो स्ट्रक्चर फॉर्मेट में क्रिएट किया हुआ है और उनके पास अपना एक RDBMS है, दैट इज रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो डेटाबेस जो पढ़ते हैं, डेटाबेस यानी उस चीज को हमें अरेंज करना एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसका नाम पड़ा DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी डेटा को एक मैनेजिंग फॉर्म में लेके आने का एक पूरा जो सिस्टम है, डेटा को मैनेज करने का एक जो पूरा सिस्टम है, दैट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और इसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बात है RDBMS। जो RDBMS है हमारा पूरा मतलब सारी जो चीजें हैं, जितने भी हमारी कीज हैं, कैंडिडेट कीज हुआ, प्राइमरी कीज हुआ, फॉरेन की हुआ, ये सारी चीजें हम बेसिकली जो पढ़ेंगे वो RDBMS में पढ़ेंगे, दैट इज रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब क्या है, देखो जब हम डेटाबेस करते हैं, डेटाबेस जो होता है हमारा, डेटाबेस कैन मैनेज अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। ये हमारे ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को मैनेज करता है। इसमें क्या होता है, देखो सबसे पहली बात होती है एक्यूरेसी की। Through validation rule in database, data accuracy can be maintained. डेटाबेस में सबसे पहली बात आती है कि भाई उसको, हमारी डेटाबेस हम लोग जब क्रिएट करते हैं तो पहली रिक्वायरमेंट है कि भाई हमारी जो एक्यूरेसी है उसको मेंटेन करके रहे। एक्यूरेसी मेंटेन नहीं होगी तो फिर आगे हमारी बाकी प्रोसेस पे भी फर्क पड़ेगा। तो एक्यूरेसी मस्ट होती है। डेटा को डेटाबेस का जो मेन प्रॉब्लम है वो आती है एक्यूरेसी की, भाई चीजें एक पर्टिकुलर वे में हो, एक्यूरेटली हो, दैट इज एक्यूरेसी। तो एक्यूरेसी मेंटेन करना ये एक मेन टारगेट है। अब आता है एज ऑफ अपडेटिंग डेटा, भाई टाइम टू टाइम चीजों को अपडेट करना, नई चीजों को एडिशन करना, कुछ रिमूव करना, कुछ जैसे सॉफ्टवेयर होते हैं टाइम टू टाइम अपडेट करते हैं तो उसमें नई नई चीजें ऐड भी होती है, कुछ चीजें हटाई भी जाती है। तो वही वाली बात होगी कि एज ऑफ अपडेटिंग डेटा विद द डेटाबेस, वी कैन फ्लेक्सिबली अपडेट द डेटा अकॉर्डिंग टू आवर कन्वीनियंस। हमारी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग हम डेटा को टाइम टू टाइम अपडेट कर पाए। मोर ओवर मल्टीपल पीपल कैन ऑल्सो एडिट डेटा एट द सेम टाइम। देखो जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हमारा भी व्हाट्सएप चलता है, तो व्हाट्सएप में आपने देखा होगा टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ फीचर्स आते हैं, वो बोलते हैं अपडेट करिए। तो अपडेट का मतलब क्या है कि उनके नए नए फीचर्स आ रहे हैं, वो हम उन फीचर्स से परिचित हो रहे हैं, उन फीचर्स को यूज कर पा रहे हैं, नई नई चीजों को। जैसे यूट्यूब में नई नई फीचर्स आते हैं, फेसबुक में नई नई फीचर्स आते हैं। सिमिलरली फेसबुक हुआ, यूट्यूब हुआ, व्हाट्सएप हुआ, आपका कोई भी सॉफ्टवेयर है, माइक्रोसॉफ्ट है, उन सभी में एक अपडेशन का फीचर्स आता है। वो बेसिकली जो अपडेशन हो रहा है वो वहां के डेटाबेस में हो रहा है। जैसे कलर चेंज हुआ, आपकी थीम में चेंज हुआ, वहां पे आपको कुछ एडिशन फैसिलिटीज मिल गई, सिक्योरिटी ऐड हो गई, या पहले आप 10 मैसेजेस को एक बार में सेंड कर पाते थे, अब आप 50 को कर पाते हैं। तो ये सारी चीजें क्या हो गई, अपडेट। तो उन्होंने अपने डेटाबेस में चेंजेस करा है। अब सिक्योरिटी ऑफ डेटा, तो सबसे पहले जब डेटाबेस की बात आती है, आप कोई भी डेटाबेस क्रिएट करेंगे तो आप सबसे पहले ये देखेंगे कि हम सिक्योरिटी दे रहे हैं या सिक्योरिटी, अगर किसी और का डेटाबेस यूज कर रहे हैं तो सिक्योरिटी है या नहीं है। तो सिक्योरिटी ऑफ डेटा विद द डेटाबेस, वी हैव अ सिक्योरिटी ग्रुप प्रिविलेजेस टू रिस्ट्रिक्ट एक्सेस। ठीक है भाई, अपने डेटा को दूसरे यूज नहीं कर पाए, सिक्योरिटी का ध्यान रखना, ये एक मेन टारगेट है। डेटा इंटीग्रिटी इन डेटाबेस, वी कैन be access of accuracy and consistency of data due to the built of integrity checks and access control। भाई डेटा को टाइम टू टाइम चेक करना, उसको जो उसका एक्सेस है उसको कंट्रोल करना, उसको एक्यूरेसी उसकी बिल्ट बनी रहे, ये सारी चीजें जो चेक करते हैं वो डेटा इंटीग्रिटी के अंतर्गत आता है। आगे देखते हैं। अब कुछ चीजें हैं। DBMS refers to a software, बेसिकली डेटाबेस मैनेजमेंट, डेटाबेस भी तो एक सॉफ्टवेयर ही है ना। तो DBMS refers, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम refers to a software that responsible for storing, जो किसके काम आता है भाई, स्टोरिंग के, मेंटेनिंग के, यूटिलाइजिंग डेटाबेस इन एन इफिशिएंट वे, एक इफिशिएंट वे में डेटा को ऑर्गेनाइज करना, ये किसके अंदर आता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम।
मैंने यही बोला भाई, डेटा को मैनेज करना एक मीनिंगफुल वे में, एक स्ट्रक्चर वे में, वही हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हो गया। और डेटाबेस अलोंग विद, जैसे कि IRCTC का एग्जांपल लेके चले, हमारा इंडियन रेलवे, उसमें हमारी जो भी टिकट हम बुक करते हैं वो एक स्ट्रक्चर डेटाबेस का एग्जांपल है, यानी वो सारी टिकट्स वगैरह को एक पर्टिकुलर अरेंज कर रहा है, किसमें, स्ट्रक्चर फॉर्मेट में, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ डेटाबेस सॉफ्टवेयर, अब देखो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर जो हमको डेटाबेस प्रोवाइड करते हैं, उस ऐसे सॉफ्टवेयर जो हमें डेटाबेस यानी स्टोरिंग का एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, हम अपनी चीजें वहां पर स्टोर कर सकते हैं। तो डेटाबेस मैनेजमेंट कुछ सॉफ्टवेयर है, जैसे हमें ऑरिकल है, MySQL है। अब जो MySQL है बेसिकली वो भी ऑरिकल कंपनी का ही है, जो MySQL सर्वर है वो भी ऑरिकल कंपनी का है, बस फर्क ये है कि जो ऑरिकल है दैट इज पेड, वो हम लोग परचेस करते हैं, और MySQL सर्वर दैट इज फ्री, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ये जो सॉफ्टवेयर की क्लास ली थी उसमें मैंने आपको बताया हुआ था कि व्हाट इज द ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है, और ओपन सोर्स यानी जो आप फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं, जो कोई भी पर्सन उसको एक्सेस कर सकता है। तो MySQL अभी आपके जो सिलेबस में दिया हुआ है, KVS PGT कंप्यूटर साइंस के जो सिलेबस में दिया है, वो आपको ऑरिकल नहीं पढ़ना है, आपको क्या पढ़ना है, MySQL। क्या पढ़ना है, MySQL। तो MySQL, उसके बाद MS Access, ये माइक्रोसॉफ्ट वालों का है, उसके बाद पैराडॉक्स है, DB2 है, MySQL एक्सेट्रा। MySQL इज ओपन सोर्स। देखो अभी मैंने यही वाली बात बोली थी, ओपन सोर्स एंड फ्रीवेयर DBMS। सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो डेटाबेस है, DBMS सॉफ्टवेयर है, सबसे ज्यादा यूज होने वाला वो है हमारा MySQL। और उसका रीजन भी आप समझ गए होंगे कि ये फ्रीली मिलने वाला है, एक हमारे डेटाबेस है, फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं। सेकेंड चीज, ये इजी टू अंडरस्टैंड है, आप इसको इजीली समझ सकते हैं, इसके जो फंक्शन है वो सब इजीली आप क्रिएट कर सकते हैं खुद से, तो ये काफी इजी टू अंडरस्टैंड भी है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। दूसरी चीज, जो सबसे सेकंड नंबर पर जो यूज होने वाला सॉफ्टवेयर जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, सॉफ्टवेयर है, दैट इज ऑरिकल। तो ऑरिकल एक अच्छी एक्यूरेसी देता है, ऑरिकल में बहुत सारे फीचर्स हैं जो शायद MySQL में नहीं है, लेकिन हम MySQL ज्यादा यूज इसीलिए करते हैं क्योंकि ऑरिकल पेड है और MySQL हमें फ्रीली मिलता है। क्लियर? अब देखो ये बातें बस एक एग्जाम्पल के तौर पर दी गई है। अब बात आती है बेसिकली कि जो डेटाबेस सिस्टम है उसकी एडवांटेज क्या क्या है, कि हम इसको क्यों यूज कर रहे हैं, इसमें क्या ऐसी एडवांटेज है कि हम डेटाबेस सिस्टम को यूज करते हैं। हम अपना नॉर्मल जो डेटा है वो एक्सेल पर भी तो स्टोर कर सकते हैं, जैसे एक्सेल है वहां पर भी तो हम डेटाबेस, एक्सेल भी तो हमारे टेबल यानी रिलेशनल डेटाबेस की तरह यूज हो रहा है। तो व्हाई वी आर नॉट यूजिंग एक्सेल एंड व्हाई वी आर यूजिंग द डेटाबेस सिस्टम, DBMS, ऑरिकल, MySQL। बड़ी बड़ी कंपनीज एक्सेल में अपना काम क्यों नहीं कर रही है, वो DBMS का यूज क्यों कर रही है, वो इतने सारे परचेस क्यों कर रही है डेटाबेस को? उसका रीजन समझिए। देखो उसका रीजन क्या है कि जो डेटाबेस रिड्यूस रिडंडेंसी, भाई जो डेटाबेस है वो रिडंडेंसी को रिमूव करता है। इट रिमूव्स डुप्लीकेशन ऑफ डेटा। हमारा डुप्लीकेशन, जैसे एक्सेल में डुप्लीकेशन हो भी सकता है, लेकिन जो डेटाबेस अगर हम क्रिएट करते हैं तो वहां पे डुप्लीकेशन का होने का चांसेस नहीं है, यानी एक डेटा दो बार रिपीट नहीं हो सकता। एग्जाम्पल के तौर पर हर किसी का, जैसे फेसबुक में अगर आपका नेम भी सेम है तो कुछ ना कुछ चीज तो डिफरेंट होगी ना। फेसबुक में सभी लोगों ने, दुनिया में इतने बिलियंस मिलियंस लोगों ने अपने अकाउंट क्रिएट करे हुए हैं, तो हो सकता है नेम सेम हो लेकिन बहुत सारी चीजें डिफरेंट होंगी। तो कैसे आपको पर्टिकुलर आइडेंटिटी देता है और कैसे आपके डेटा को स्टोर कराता है क्लाउड कंप्यूटिंग में, और कैसे आप उसको यूज कर पाते हैं, फैच कर पाते हैं, एक्सेस कर पाते हैं। सो बिकॉज ऑफ उसकी एक पर्टिकुलर, वो हम लोगों को एक की देता है, दैट इज प्राइमरी की। अभी वो हम उसको भी आगे डिस्कस करेंगे। देखो डेटाबेस रिडंडेंसी, डेटाबेस रिड्यूस रिडंडेंसी, डेटाबेस रिडंडेंसी को रिड्यूस करता है। इट रिमूव्स डुप्लीकेशन ऑफ डेटा बिकॉज डेटा आर केप्ट at one place and all the application refers to the centrally maintained database। अभी मैंने बताया
कि भाई हर किसी जो भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है उनके पास एक सेंट्रल डेटाबेस है, सेंट्रल सर्वर समझ लो एक तरीके का, एक उनके पास सर्वर है, एक सिस्टम है, एक स्टोरिंग एक डिवाइस है जहां वो सारे डेटा को एक्सेस कर पा रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर सबसे इजी फेसबुक, क्योंकि सभी लोग यूज करते हैं, मैं फेसबुक का एग्जाम्पल लेना इसीलिए जरूरी समझती हूँ। फेसबुक वालों के पास अपना एक सेंट्रल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अब वहां से वो सारे जितने भी दुनिया भर के कंप्यूटर्स है, दुनिया भर की डिवाइसेस है, दुनिया भर के अकाउंट है, उनको वो एक्सेस कर रहा है, उनको वो स्टोरेज दे रहा है। और स्टोरेज किस वे में दे रहा है कि स्ट्रक्चर फॉर्मेट में। आपने आईडी पासवर्ड डाला, एंटर यानी क्लिक करा, और आप अपनी जो डेटा है पूरा एक अकाउंट जो आपने क्रिएट करा है उसमें आप एक्सेस कर पाएंगे। तो ये आप बात समझ में आया ना कि एक हर किसी के पास एक सेंट्रली मेंटेन डेटाबेस होता है। जितनी भी कंपनीज हैं, जितने अगर आप अपना एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे तो आपके पास एक सेंट्रली डेटाबेस होगा, मतलब आप उस जगह से, उस पर्टिकुलर कंप्यूटर से, उस पर्टिकुलर स्टोरिंग डिवाइस से सारी जगह को मैनेज कर पाएंगे। इज इट ओके? अब देखिए, डेटाबेस कंट्रोल इनकंसिस्टेंसी व्हेन टू कॉपीज ऑफ द सेम डेटा डू नॉट एग्री टू ईच अदर। ठीक है, डेटाबेस की जो डेटाबेस क्या करता है, इनकंसिस्टेंसी को कंट्रोल करता है। जो टू कॉपी सेम है उनको कंट्रोल करके रखता है। डू नॉट ईच अदर मतलब दो कॉपी अगर सेम है तो उनको मिक्स नहीं करता, उनको मिक्स नहीं करता। जैसे दो लोगों के नाम सेम है तो जरूरी नहीं है उनमें भी डिफरेंशिएट करेगा वो। दो लोगों के नाम सेम है लेकिन ऐसा तो हो सकता है ना उनकी कोई ना कोई चीजें अलग हो, तो उनको भी वो मैनेज करके रख रहा है। Then it is called inconsistency by controlling redundancy. The inconsistency is also control। भाई देखो, redundancy को कंट्रोल करता है, inconsistency को कंट्रोल करता है database। Database facilitates sharing of data stored in the database can be shared among several users। हमारा जो डेटाबेस है, हम एक डेटाबेस बहुत सारे यूजर्स में इजीली शेयर कर पाते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर कोई आपके पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट है तो वो आप एक बार में एक को सेंड कर पा रहे हैं, लेकिन डेटाबेस आप एक बार में, एक डेटाबेस आप कितनी बार में सेवरल लोगों में, सेवरल यूजर में शेयर कर पाएंगे। डेटाबेस इंश्योर सिक्योरिटी। अब भाई सिक्योरिटी की, डेटाबेस हमें सिक्योरिटी देता है, सिक्योरिटी ऑफ डेटा आर प्रोटेक्टेड। भाई देखो, सिंपल एक एग्जांपल देखो भाई फेसबुक का, कि क्या फेसबुक पे आपने डेटा स्टोर कर रखा है तो क्या वो आपको सिक्योरिटी देता है या नहीं देता? हाँ देता है। तो सिंपल सी बात वही याद रखिए कि हमारे अनऑथराइज्ड, ऐसा तो है नहीं ना बिना पासवर्ड डाले कोई भी आपके अकाउंट को एक्सेस करेगा, ऐसा तो नहीं है। वो आपको सिक्योरिटी, जब भी आप फेसबुक पे अकाउंट बनाते हैं तो वो आपको बोलता है कि हम आपको सिक्योरिटी दे रहे हैं। तो सिमिलरली आप कोई भी सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हैं, कोई भी डेटाबेस सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हैं, वहां पर वो आपको सिक्योरिटी देते हैं। डेटाबेस मेंटेन इंटीग्रिटी, इन्फोर्स सर्टेन इंटीग्रिटी रूल, इंश्योर वैलिडिटी और करेक्टनेस ऑफ डेटा। मतलब हम लोगों को ये क्या करते हैं, इंटीग्रिटी देते हैं। अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल डेटा कांट बी लाइक, जो डेटा है वो इस तरीके का नहीं होता, 31, 2000 मतलब इस तरीके का डेटा नहीं क्रिएट किया जाता है। ठीक है, अब देखो डेटा मॉडल, यहां से आती है चीजें इंपॉर्टेंट और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। वे ऑफ, अब डेटा मॉडल क्या है, जो भी हम डेटा को, वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, मैं अपने डेटा को, मैं अपनी बुक्स को किस तरीके से रिप्रेजेंट करती हूँ, दैट इज द डेटा। जैसे कि मैंने एक बुक है, इसमें मैंने नोट्स लिखे हुए हैं, तो मैं किस तरीके से इसमें नोट्स को मैनेज कर रही हूँ, वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन। आप एक कोई भी नोट्स लिखते हैं तो आप कोई इसको हेडिंग वाइज लिखता है, कोई पॉइंट टू पॉइंट लिखता है, कोई टेबल की फॉर्म में लिखता है, कोई हिरारिकल फॉर्म में लिखता है, कोई टेबल की, कोई ट्री की फॉर्म में लिखता है कि मेन पॉइंट, फिर उसकी लाइनिंग, इस तरीके से। तो अपना अपना वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है। सिमिलरली डेटा को रिप्रेजेंट करने का भी एक वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है जिसे हम डेटा मॉडल कहते हैं। अब ये बहुत तरीके के डेटा मॉडल हम लोग पढ़ते हैं। पहला है रिलेशनल डेटा मॉडल। अब यहाँ यही एक मोस्ट इंपोर्टेंट मॉडल है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। रिलेशनल यानी RDBMS में हम रिलेशनल डेटा मॉडल के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारी टेबल होती है और उन टेबल को हम क्या बोलते हैं भाई, रिलेशन। क्या बोलते हैं, रिलेशन। क्लियर? यहाँ पे हमारी क्या होती है, टेबल, और टेबल को हम रिलेशन बोलते हैं। और इन टेबल्स में हमारी क्या क्या होती है भाई, रोज होती है, और एंड हमारे क्या होते हैं भाई, कॉलम होते हैं। क्लियर? इतनी बात क्लियर हुई।
अब रो ऑफ अ टेबल रिप्रेजेंट रिलेशनशिप ऑफ अ डेटा ईच अदर एंड कॉल टपल। भाई जो रोज होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, टपल बोलते हैं, ये हम आगे भी पढ़ेंगे। एंड क्या बोलते हैं, हम रिकॉर्ड बोलते हैं। और जो कॉलम होते हैं उनको हम एट्रीब्यूट बोलते हैं। एंड हम क्या बोलते हैं, फील्ड बोलते हैं। सॉरी, इधर मैंने लिख दिया है, आगे मैं डिस्कस कर दूंगी अच्छे से। अब देखिए, ठीक है, अब देखिए नेटवर्क डेटा मॉडल। अब नेटवर्क डेटा मॉडल में क्या होता है, नेट कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड रिलेशनशिप एमंग द डेटा। मतलब नेटवर्क की फॉर्म में हमारा डेटा है, उनके बीच में एक नेटवर्किंग क्रिएट हो रही है कि भाई ये इससे संबंध रखता है, ये इससे संबंध रखता है, ये इससे संबंध रखता है। इस तरीके से एक नेटवर्किंग की फॉर्म में हमारा डेटा मॉडल क्रिएट किया गया है। ठीक है, अब बात आती है हिरारिकल। ये सिर्फ हम पढ़ रहे हैं कि डेटा मॉडल कौन कौन से डेटा मॉडल होते हैं, लेकिन बाकी अभी जो मेन हमें पढ़ना है वो रिलेशनल डेटा मॉडल पढ़ना है। हिरारिकल में भाई क्या होता है कि जो हमारे जो देखो हिरारिकल में क्या होता है, दिस इज मॉडल रिकॉर्ड्स आर ऑर्गेनाइज्ड एज अ ट्री। मतलब यहाँ पे एक ट्री की फॉर्म में होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इसके ये मेन रूट है, रूट रिकॉर्ड, यहाँ पर उसके 2 चाइल्ड है, फिर इसके भी सब ट्री की फॉर्म में। हिरारिकल का मतलब ट्री की फॉर्म में हमारा डेटा स्टोर है, यहाँ पे कोई डेटा है, यहाँ पे कोई डेटा है, यहाँ पे कोई डेटा, ऐसे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, यहाँ पे क्या हो गया, इसमें हमारे ऑब्जेक्ट क्लासेस की फॉर्म में होती है। भाई एक क्लास है, उसकी सब क्लासेस हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे ये 2 क्लासेस हैं, ऐसे क्लास की फॉर्म में हमारा जो सारे डेटा होते हैं वो क्लास की फॉर्म में होता है। कुल मिला के आपको ये सिर्फ समझने की चीजें हैं, आपके जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो है रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशनल डेटाबेस में क्या होता है भाई, एक हम रिलेशनल डेटाबेस में क्या होता है, हमारा जो डेटा होता है वो एक टेबल की फॉर्म में होता है, और इस टेबल की फॉर्म में इसमें हमारी कुछ रोज होती हैं और कुछ कॉलम्स होते हैं। और जो टेबल होती है, इस टेबल को हम क्या बोलते हैं, रिलेशन बोलते हैं। इस टेबल को हम क्या बोलते हैं, रिलेशन बोलते हैं। और जो कॉलम होते हैं, इन कॉलम्स को हम क्या बोलते हैं, रिकॉर्ड बोलते हैं। इन कॉलम्स जो देखो कॉलम होते हैं उनको, रोज होती है उनको हम रिकॉर्ड बोलते हैं, रोज को हम रिकॉर्ड बोलते हैं, रोज को हम क्या बोलते हैं, रिकॉर्ड या फिर टपल। और कॉलम को क्या बोलते हैं, हम एट्रीब्यूट बोलते हैं। क्लियर। अब देखो, अब यहाँ पर यही सब लिखा हुआ है कि एसक्यूएल में हम जो एसक्यूएल स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है उसमें हम ये यूज करते हैं। अब देखो, रिलेशन ऑफ टेबल इज मैट्रिक्स लाइक स्ट्रक्चर्स एंड रोज एंड कॉलम्स को रोज। अब देखो यहाँ पर क्या आता है, इसकी कुछ प्रॉपर्टी आती है, जो रिलेशनल डेटाबेस है उसमें कुछ प्रॉपर्टीज है वो पढ़ते हैं। पहला आता है एटॉमिसिटी। ईच कॉलम असाइन अ यूनिक नेम। भाई हर एक कॉलम को, ये कोई टेबल है उसमें ये कॉलम है, तो हर एक कॉलम को क्या करेंगे, असाइन करेंगे एक यूनिक नेम से। वो यूनिक नेम मस्ट हैव, यूनिक नेम को हम क्या बोलेंगे, एटॉमिक। तो यही जो एटॉमिक है वहीं से टर्म आया एटॉमिसिटी, यानी हर एक कॉलम का जो नेम होगा वो डिफरेंट होगा, और इस डिफरेंस जो नेम होगा उसी को हम एटॉमिक बोलेंगे। जो डिफरेंट नेम होगा उसी को हम एटॉमिक बोलते हैं, यहीं से टर्म आया एटॉमिसिटी। तो भाई क्या है एटॉमिसिटी का मतलब, समझ में आ गया होगा कि जो कॉलम होते हैं हर एक कॉलम का नेम डिफरेंट होता है, इस डिफरेंट चीज को ही, यूनिक नेम को ही हम एटॉमिक बोलते हैं। एटॉमिक से नाम आया एटॉमिसिटी। अ वैल्यू दैट कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड, नो डुप्लीसिटी, two rows of relation will be identical if any two rows values in at last one column must be different, all items इस कॉलम आर होमोजीनियस। भाई जितने भी आइटम्स होते हैं वो सब होमोजीनियस होते हैं टेबल के। होमोजीनियस जितने भी कॉलम के आइटम है सब होमोजीनियस है, यानी सेम डेटा टाइप है। जैसे कि अगर कोई इंट है तो वो इंट होगा, कोई करेक्टर है तो कोई करेक्टर होगा। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया, अगर जैसे यहाँ पे स्टूडेंट का नेम है तो स्टूडेंट का नेम भाई कोई, जैसे मैंने बोला रीता, सीता,
और राजू, ऐसे कोई भी नेम है तो ये सारे क्या है, करेक्टर की फॉर्म में ही तो है। अगर मैंने बोला इनकी आईडी तो ये नंबर 1 2 3 4, तो ये किसकी फॉर्म में, इंट की फॉर्म में। तो ये सारे एक जैसे होंगे, एक कॉलम में एक जैसे डेटा टाइप होंगे। डेटा टाइप का मतलब यानी होमोजीनियस होंगे। होमोजीनियस का मतलब सेम डेटा टाइप। अगर यहाँ इस कॉलम में करेक्टर है तो इस कॉलम में इंट नहीं आएगा। यहाँ अगर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट नेम में यहाँ पे 1 आ गया तो वो उसको एज अ करेक्टर की तरह ही ट्रीट करेगा। इज इट क्लियर? समझ में आया? होमोजीनियस का मतलब एक कॉलम में अगर कोई चीज सेम डेटा टाइप की होगी, होमोजीनियस डेटा टाइप की होगी। अगर स्टूडेंट की आईडी है तो आईडी यानी अगर वो इंटीजर की फॉर्म में है तो बाकी की भी इंटीजर फॉर्म में होगी। स्टूडेंट नेम अगर करेक्टर है तो करेक्टर की फॉर्म में बाकी डेटा टाइप एक ही कॉलम में होंगे। क्लियर? आगे देखते हैं। डोमेन, इट इज अ कलेक्शन ऑफ वैल्यू विच इज अ वैल्यू ड्राइव फॉर कलेक्ट। देखो, जो हमारा कलेक्शन ऑफ वैल्यूज है, हमारे एक कॉलम में जितनी भी कलेक्शन ऑफ वैल्यूज है उन सबके कलेक्शन को डोमेन बोलते हैं। जैसे कि आईडी में जितनी भी कलेक्शन ऑफ आईडी है, जैसे 1 2 3 4, ये मैंने आईडी दी है एक कॉलम में। जैसे ये एक कॉलम है, इसमें मैंने आईडी दी और इसमें 1 2 3 4 दिया, तो ये जो कलेक्शन है इसका वो दैट इज डोमेन। क्लियर हुआ? अब टपल क्या है? रोज ऑफ अ टेबल इज कॉल्ड टपल। भाई देखो, ये जो रोज हैं, जैसे कि हमें मैंने बोला 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये जो है बेसिकली ये 1 2 3 4 5 6 7 8 क्या है? टपल एंटिटी, इसे रिकॉर्ड भी बोलते हैं। क्लियर? एट कॉलम क्या है भाई? फील्ड। जैसे कि मैंने अभी ये बोला, जैसे 1 5 2 6 3 4, मतलब जब कॉलम की बात की जा रही है तब वो एट्रीब्यूट और फील्ड में काउंट हो रहे हैं। क्लियर? ये चीजें सबको। अब डिग्री क्या है? नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ अ टेबल। अगर किसी, जैसे कि ये टेबल है, जैसे ये टेबल है, अब इसमें नंबर ऑफ जो रोज हैं, एक नंबर ऑफ रोज कितनी है? 1 2 3, तो इसकी जो डिग्री हो, इसकी जो कार्डिनलिटी, अब एक टर्म आता है देखो, कार्डिनलिटी मतलब नंबर ऑफ रो, तो 1 2 3, नंबर ऑफ रो कितनी है? 3। अब जैसे यहाँ पे मैंने एक और बना दिया, ठीक है, तो अभी नंबर ऑफ रोज तो 3 है। अब नंबर ऑफ कॉलम की बात की जाए अगर, तो क्या हो गया? नंबर ऑफ कॉलम 1 2, देखो 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ कॉलम 4। देखो, नहीं समझ में आई? यहां से देखो, एक समझाती हूं मैं। यहाँ पे देखो, जैसे मैंने यहां पर एक टेबल बनाई है, ये मैंने एक टेबल बनाई है। अगर मुझसे बोले इसकी डिग्री बताओ, तो नंबर ऑफ कॉलम यानी 1 2 3 4, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? 4। अगर मुझसे बोले को इसकी कार्डिनलिटी बताओ, नंबर ऑफ रोज कितनी है? 1 2 3, तो कितनी हो गई? 3। तो कार्डिनलिटी मतलब नंबर ऑफ रोज या नंबर ऑफ रिकॉर्ड या फिर नंबर ऑफ टपल्स। क्लियर? और डिग्री मतलब नंबर ऑफ कॉलम या एट्रीब्यूट। समझ में आया? अब देखो, अब आती है मोस्ट इंपोर्टेंट बात, और यहां से क्वेश्चन आएगा 101%। क्लियर? चलो करते हैं। डेटाबेस की प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल। भाई रिलेशनल डेटाबेस में जो RDBMS होता है उसमें क्या होता है? RDBMS, ठीक है, उसमें जो की होती है वही मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब बात देखिए, यहां से समझते हैं। जैसे कि मैं अब आपको समझाती हूं, जैसे कि ये स्टूडेंट का नेम है, यहां पे रोल नंबर है, यहां पर उसका मोबाइल नंबर है, 3 चीजें हैं। ठीक है? अब देखो, अगर मुझसे सबसे पहले मैं बात करती हूँ कैंडिडेट की, तो कैंडिडेट की क्या होती है भाई? अपने आप में यूनिक की होती है। कैंडिडेट की क्या होती है? यूनिक की। हर स्टूडेंट का एक अपना नाम अलग होगा, स्टूडेंट नेम। हर स्टूडेंट का रोल नंबर अलग होगा, हर स्टूडेंट का मोबाइल नंबर अलग होगा। तो ये क्या हो गई हमारी कैंडिडेट की, कि हर स्टूडेंट का भाई नेम अलग है, हर स्टूडेंट अपने आप में यूनिक है। तो कैंडिडेट की क्या होती है? जितनी भी यूनिक हमारी जो की होती है, टेबल के अंदर जो यूनिक एट्रीब्यूट होते हैं उनको हम कैंडिडेट की बोलते हैं। एक टेबल के अंदर जो यूनिक एट्रीब्यूट होते हैं, सेट ऑफ यूनिक एट्रीब्यूट होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? कैंडिडेट की।
अब बात आती है प्राइमरी की। क्या आती है बात प्राइमरी की। तो प्राइमरी की क्या होती है, देखो एक क्लास में 2 से ज्यादा स्टूडेंट के नेम कॉमन हो सकते हैं। मोबाइल नंबर कॉमन हो सकता है, 2 सेम सिबलिंग भी हो सकते हैं जिनका मोबाइल नंबर सेम हो, लेकिन रोल नंबर सेम हो सकता है, नहीं हो सकता। तो रोल नंबर क्या है, यूनिक प्राइमरी की। ऐसे याद रखो कि कैंडिडेट की नल हो सकती है, कैंडिडेट की नल हो सकती है, यानी अगर हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा खाली छोड़ सकते हैं, लेकिन प्राइमरी की कभी नल नहीं हो सकती। बात ये समझो, जो आप नहीं दो जो आपको मिले। जैसे आप स्कूल या कॉलेजेस की बात करो, तो जब आप स्कूल या कॉलेज में जाते हो तो आपका नेम आप देते हो, मोबाइल नंबर आप देते हो, पर रोल ऐसी चीज जो कॉलेज आपको प्रोवाइड करे, जो स्कूल आपको प्रोवाइड करे, जिससे वो आपको अलग से आइडेंटिफाई कर पाए, वो हो गई हमारी प्राइमरी की। जैसे रोल नंबर हमको किसने प्रोवाइड किया, कॉलेज वालों ने, उन्होंने सबका रोल नंबर अलग यूनिक इसीलिए रखा जिससे कि कोई एक दूसरे से सेम ना हो। तो प्राइमरी की कभी नल नहीं होगी, यानी प्राइमरी की के कॉलम के अंदर कुछ ना कुछ तो भरा जाएगा, वो कभी खाली नहीं होगी। तो प्राइमरी की क्या होगी हमारी, यहाँ पर रोल नंबर। ऐसे ही हमारी जो स्टूडेंट की आईडी है वो भी हमारी प्राइमरी की होगी। बैंक में अकाउंट नंबर क्या हो गया हमारा, प्राइमरी की। कि बैंक में अकाउंट नंबर तो हमें बैंक वाले दे रहे हैं ना, हमने तो नहीं दिया, बैंक ने हमें प्रोवाइड किया है ना। तो बैंक में हमारा अकाउंट नंबर क्या हो गया, प्राइमरी की। क्लियर, समझ में आ गई। प्राइमरी की कभी नल नहीं होती, प्राइमरी की हमें ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल, कॉलेज प्रोवाइड करते हैं, ना कि हम उन्हें प्रोवाइड करते हैं। और कैंडिडेट की यूनिक की होती है, कैंडिडेट की में नल भी हो सकता है, खाली भी छूट सकती है, वो यूनिक की होती है। जैसे स्टूडेंट का नेम, रोल नंबर, मोबाइल नंबर, ये सब हमारा प्राइमरी, ये सब हमारा कैंडिडेट की में आ गया। लेकिन उन पूरी कैंडिडेट की में से वो चीज जो हमें कंपनी ने, उस ऑर्गेनाइजेशन ने, उस कॉलेज या स्कूल ने प्रोवाइड किया, जो सब में से बिल्कुल अलग है, जो नल नहीं हो सकती। जैसे कि स्टूडेंट नेम, मैं अपना नेम जाके दूंगी, मैं अपना आईडी प्रूफ जाके दूंगी, मैं अपना रोल नंबर जाके दूंगी, लेकिन मैं अपना आईडी, जैसे आधार कार्ड नेम है, अब आप कहोगे आधार कार्ड नेम नंबर, तो आधार कार्ड, अब किसी बच्चे के पास आधार कार्ड नहीं है तो वो कुछ और आईडी लगा देगा, तो वहां पे नल नहीं छूट सकता। वहां पे क्या है, मुझे ऑर्गेनाइजेशन दे रही है, मुझे बैंक वाले अकाउंट नंबर दे रहे हैं, मुझे कॉलेज वाले रोल नंबर या आईडी दे रहे हैं, तो वो चीज क्या हो गई, वो क्या हो गया हमारी प्राइमरी की। क्लियर हुआ होगा। अब आती है अल्टरनेट की। तो आउट ऑफ द, देखो जितने भी कैंडिडेट की में क्या क्या थे, स्टूडेंट नेम, रोल नंबर, देखो अभी मैंने कैंडिडेट की में क्या क्या लिखा था, स्टूडेंट नेम, रोल नंबर और मोबाइल नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे रोल नंबर क्या हो गया हमारा, रोल नंबर हमारा क्या हो गया प्राइमरी की, लेकिन स्टूडेंट नेम और मोबाइल नंबर जो पूरी कैंडिडेट की, यानी पूरे जितने भी यूनिक आइटम है सब प्राइमरी की, उनमें से वो आइटम जो नल नहीं हो सकता, जो सभी में से यूनिक है, जो सबके पास सेपरेट हो सकता है। और अल्टरनेट की क्या हो गई, जो कैंडिडेट और प्राइमरी की में से जो चीजें रह गई, मतलब उन रिमेनिंग जो चीजें रह गई, जैसे कि स्टूडेंट नेम और मोबाइल नंबर, तो यहां पे ये क्या हो गया, ये हमारी हो गई, क्या हो गई, अल्टरनेट की। समझ में आ गई। कैंडिडेट की में प्राइमरी की को छोड़कर जो रिमेनिंग आइटम रह गए, जो रिमेनिंग हमारे एट्रीब्यूट रह गए, वो हमारी अल्टरनेट की में आ गए। अब बात समझ में आ गई। अब देखिए, अब अगला एक टर्म आता है फॉरेन की। ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टर्म है। तो फॉरेन की क्या होती है देख लेते हैं। कि फॉर एग्जांपल मैं बात करती हूँ, देखो यहां पर सपोज ये कोई स्टूडेंट का नेम है, यहां पर उसकी क्लास है, यहां पर उसका रोल नंबर है, ठीक है। तो यहां पर ये वाली जो टेबल है, ये बेस टेबल है, मान के चलो बेस टेबल है। एक और टेबल है, यहां पे एक और रोल नंबर है और मोबाइल, रोल नंबर के अलावा मैं मानती हूँ कोर्स है, ठीक है। अब देखो इस वाली टेबल और इस वाली टेबल में कौन सी प्राइमरी की मानोगे आप इसको, रोल नंबर को, इधर से रोल नंबर को। तो यहाँ पे ये वाली जो रोल नंबर है, ये है हमारी प्राइमरी की, और यहाँ पे ये रोल नंबर है, ये हमारी हो गई फॉरेन की। फॉरेन की मतलब समझ में आया, ये हमारी हो गई फॉरेन की। मतलब कहने का मतलब ये है, दो टेबल में एक बेस टेबल है, एक हमारी वो टेबल है जो रिफरेंसिंग टेबल है। तो बेस टेबल और रिफरेंसिंग टेबल में जो कॉमन की, रिफरेंसिंग टेबल की जो कॉमन की है, जो बेस टेबल में है,
बेस टेबल में यानी इस रेफरेंस में। फॉर एग्जांपल ये जो टेबल है, इस बेस टेबल की जो प्राइमरी की है वो इस रेफरेंसिंग टेबल की फॉरेन की होगी, जिसके द्वारा रेफरेंसिंग टेबल इससे ज्वाइन होगी, जिसके द्वारा रेफरेंसिंग टेबल इस रेफरेंस टेबल से, बेस टेबल को रेफरेंस टेबल भी बोलते हैं, इस रेफरेंस टेबल से ज्वाइन होगी। नहीं समझ में आया? ऐसे याद रखो कि अगर मुझे इन दोनों टेबल को ज्वाइन करना हो तो दोनों टेबल में क्या कॉमन आएगा? रोल नंबर। तो दोनों टेबल में जो रोल नंबर कॉमन आएगा तो यहाँ पे एक टेबल और बन सकती है जिसमें कोर्स और ऐड हो जाएगा। तो दोनों टेबल में कॉमन चीज क्या आई? रोल नंबर। तो हमारी मेन टेबल कौन सी है? ये वाली जो हमारी ऑलरेडी गिवन थी। तो मेन बेस टेबल में अगर हम किसी एक और टेबल को जोड़ दें जिसका एक एट्रीब्यूट इसमें मिले तो उसको हम फॉरेन की कहते हैं। इतना बात समझ में आई कि नहीं आई? आई होप ये समझ में आया होगा। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा आज की क्लास। अभी हम लोगों का एसक्यूएल रह गया है और एसक्यूएल हम कल की क्लास में करेंगे। उसके अलावा हम एसक्यूएल प्लस हमारे जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है डीबीएमएस है, डीबीएमएस, तो इसके हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे। एसक्यूएल प्लस इसके 100 क्वेश्चंस करेंगे। डीबीएमएस क्लियर हुआ होगा। डीबीएमएस में इससे ज्यादा कोई भी टॉपिक नहीं है। मैंने क्लास 11 और क्लास 12 के जितने भी टॉपिक कवर किए जा सकते हैं वो आपकी लास्ट 2 क्लासेस में कवर कर दिए हैं। आज की क्लासेस में पूरा कंप्लीट डीबीएमएस हो गया है। अब एक एसक्यूएल बचता है, उसके अलावा हमारे क्वेश्चंस बचते हैं। फिर हमारी ये यूनिट फिनिश हो जाएगी, यानी परसों तक हमारी ये यूनिट फिनिश हो जाएगी। इसके बाद हम करेंगे पाइथन। ठीक है? सो अभी पैनिक होने से कुछ नहीं होगा, चीजों को जितना हो सकता है उतना करिए और नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं। इतना क्लियर हुआ होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच एंड मिलते हैं कल की क्लास में। गुड नाइट।